ठंड का महीना शुरू हो चुका था। कड़ाके की ठंड चारों ओर अपना कहर ढा रही थी। माँ, पिताजी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? क्या मैं इतना बुरा था? गांव के लोग मुझे अनाथ और बेसहारा कहकर बुलाते हैं। कोई मुझे प्यार से नहीं देखता। सब कहते हैं कि मैं वही बच्चा हूँ जिसने पैदा होते ही अपने माँ बाप को मार दिया। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी पिताजी? क्या किसी बच्चे का जन्म लेना भी गुनाह होता है? राजू सीधा राशन की दुकान पर पहुंचता है। साहब, अगर दुकान पर कोई भी काम हो तो मुझे दे दीजिए। झाड़ू पोछा, बोरी उठाना, दुकान की सफाई, जो कहेंगे मैं कर लूँगा। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। चल वे भिखारी, तेरे जैसे को मैं अपनी दुकान पर रखूं? तू तो पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया। तुझे यहाँ रख लिया तो पता नहीं कहीं मैं भी ना मर जाऊं। साहब, ऐसा मत बोलिए। इसमें मेरी क्या गलती थी? एक दिन मेरा भी आपसे बड़ा ढाबा होगा। बस आज मुझे थोड़ा सहारा चाहिए। मेहनत मैं खुद कर लूँगा। भीख नहीं मांग रहा। राजू की बात सुनकर दुकानदार को और गुस्सा आ गया। अरे वाह, भिखारी बोलेगा मेहनत की बात। ले, ये पैसे पकड़, इन्हें उठा और अपना काम शुरू कर दे। मैं भी देखूंगा कि तू मेहनत करके इंसान कैसे बनता है और ढाबा कैसे खोलता है। आज सब मुझे भिखारी समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन यही लोग मेरी मेहनत के आगे सिर झुकाएंगे। राजू वहाँ से चला गया। एक सुनसान जगह पर बैठकर वो सोचने लगा, ढाबा कैसे खोलूं? मेरे पास ना जमीन है, ना चूल्हा, ना बर्तन, लेकिन मेरे पास हिम्मत है। पीछे पड़े कूड़े के ढेर में उसकी नजर गई। उसने वहां से मिट्टी इकट्ठा की, टूटे फूटे सामान निकाले और अपनी मेहनत से एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बना डाला। जो थोड़े पैसे उसके पास थे उनसे वो थोड़ा सा राशन ले आया और मिट्टी के उसी चूल्हे पर जब उसने खाना चढ़ाया तो धुएं के साथ साथ उसकी आंखों में सपने भी उठने लगे। थोड़ी देर में खुशबू दूर दूर तक फैल गई। तभी गांव का जाना माना अमीर सेठ उधर से गुजर रहा था। खुशबू ने उसके कदम रोक लिए। अरे बेटा, जरा रुक। तू ये क्या बना रहा है? खुशबू तो किसी बड़े ढाबे से भी बढ़कर आ रही है। साहब, ये खाना मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। कुछ खास मसाले डाले हैं। अगर आप चाहें तो चक्कर देख लीजिए। सेठ ने एक कौर लिया, फिर दूसरा और फिर पूरा कटोरा खाली कर दिया। उसकी आंखें फैल गईं। अरे बेटा, ऐसा स्वाद तो मैंने बड़ी बड़ी दावतों में भी नहीं चखा। हमारे गांव का जो मशहूर ढाबा है उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है ये खाना। इतने में पास के ढाबे का मालिक ये सब देख रहा था। उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। वो गुस्से में दौड़ता हुआ आया। अरे ओ भिखारी, तूने मुझसे पैसे लिए और मेरे ढाबे के सामने ही खाना बनाना शुरू कर दिया। अभी तेरी कराही फेंक देता हूं। खबरदार, ज्यादा होशियारी मत दिखा। बच्चे का खाना क्यों फेंकेगा? उसने अपनी मेहनत से बनाया है। ये सब मेरे पैसों का है। मैं फेंकूं या बेचूं, मेरी मर्जी। अच्छा बता, तेरे कितने पैसे हैं? मैं देता हूं, लेकिन याद रख, मैं सिर्फ पैसे नहीं दूंगा, प्रॉफिट भी दूंगा। 200 रुपए चाहिए। क्योंकि मुझे नुकसान भी हुआ है। अमीर सेठ ने बिना सोचे जेब से पैसे निकाले और उसके हाथ में थमा दिए। ले, 200 रुपए। अब यहां से दफा हो जा। मेहनत करने वालों के रास्ते में रोड़े मत अटकाया कर। ढाबे वाला पैसे लेकर गुस्से में वहां से चला गया। राजू की आंखें भर आईं। साहब, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत की जीत है। याद रखना, जो दिल से खाना बनाता है उसका ढाबा जरूर चलता है। सारा खाना बिक चुका था। बर्तन खाली थे, कराही ठंडी पड़ चुकी थी और वहां की भीड़ भी छट गई थी। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। वो मिट्टी के चूल्हे के पास सिमट कर बैठ गया। पिताजी, आज सब लोग अपने अपने घरों में आग जलाकर बैठे होंगे। माँ, सबके पास कोई ना कोई होगा, लेकिन मैं ही हूँ जो इस ठंड में अकेला बैठा हूँ।
कोई मुझे अपने घर में नहीं सुलाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं अनाथ हूँ। उसकी आवाज भर्रा गई। तभी दूर से लकड़ियों का गट्ठर उठाए एक बुढ़िया आती दिखाई दी। ठंड से कांपते कदम, झुकी हुई कमर और सूखा चेहरा। अरे बेटा, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो दे देना, बहुत भूखी हूँ और प्यास भी बहुत लगी है। क्यों नहीं माँ जी, ये लीजिए, आराम से खाइए। बुढ़िया ने कांपते हाथों से खाना खाया। 2 कौर लेते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे बेटा, ऐसा स्वाद तो मैंने बरसों में नहीं खाया। भगवान तुझे बहुत आगे ले जाए। फिर उसने खाली थाल राजू की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, लेकिन बेटा, अब तू क्या खाएगा? तेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। नहीं माँ जी, आप मुझे बस आशीर्वाद दे दीजिए, वही मेरे लिए बहुत है। वैसे भी मैंने खाना पहले ही खा लिया था। मुझे पता है बेटा, तू झूठ बोल रहा है, लेकिन तेरा दिल बहुत सच्चा है। उसने अपने सिर से लकड़ियों का गट्ठर उतारा और राजू की ओर बढ़ा दिया। ये ले, लकड़ियां रख ले, इस ठंड में ये आग तेरा साथ देगी। राजू ने उन लकड़ियों में आग जलाई। आग की लपटें उठीं तो जैसे उसके दिल की ठंड भी कुछ कम हो गई। वो आग के सामने हाथ सेंकते हुए आसमान की ओर देखने लगा। माँ, पिताजी, आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन ये खाना मैंने उस माँ को दे दिया, क्योंकि मुझे पता है जब इंसान को जरूरत होती है और कोई मदद नहीं करता तो दिल कितना टूटता है। ठंड अब और तेज हो चुकी थी। हवा ऐसे लग रही थी जैसे शरीर को चीरती हुई निकल जाए। राजू आग के पास सिमटा बैठा था। तभी आग की लौ देखकर एक बुजुर्ग इंसान धीरे धीरे उसके पास आया। बेटा, अगर तेरे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दे। मैं दूसरे गांव से पैदल आया हूँ, बहुत भूखा हूँ। नहीं चाचा, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन ये पैसे रख लीजिए, इससे आप कहीं और जाकर खाना खा लेना। लेकिन बेटा, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कोई बात नहीं चाचा, आप भूखे मत रहिए, बस यही काफी है। बेटा, भगवान तुझे कभी भूखा नहीं रखेगा, तू बहुत नेक दिल है। अगली सुबह हुई। अब राजू के सामने खाली पतीला था। न पैसे थे, न राशन लाने का इंतजाम। वो पतीले को देखे जा रहा था। तभी दूर से गांव का वही अमीर इंसान अपने एक दोस्त के साथ आता दिखाई दिया। अरे भाइयों, जिसकी मैं बात कर रहा था वही है ये राजू। इसके हाथ में बहुत बड़ा जादू है। अरे राजू, चल इनके लिए भी एक एक प्लेट अपना स्वादिष्ट खाना लगा दे। साहब, मेरे पास ना तो खाना है, ना ही राशन लाने के पैसे। अरे पगले, चिंता क्यों करता है? ये ले पैसे, जल्दी से राशन लेकर आ और अपना जादू दिखा। राजू तुरंत बाजार गया, राशन लाया और पूरे मन से खाना बनाने लगा। थोड़ी ही देर में खुशबू फिर से फैल गई। खाना बनाकर उसने दोनों के सामने परोस दिया। दोनों ने जैसे ही पहला कौर खाया, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे वाह, भाई तो सही कह रहा था, ऐसा खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। सच में राजू, तेरे हाथ में तो जादू है। इतने में वही ढाबे वाला गुस्से में वहां आ गया। अरे, तुम लोग इसका खाना क्यों खा रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये अनाथ है, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खो गया। अगर तुम इसका खाना खाओगे, कहीं ऐसा न हो तुम में से किसी का अनहोनी हो जाए। बस बहुत हो गया सेठ, बहुत दिनों से तू इस बच्चे के पीछे पड़ा है। अगर आज के बाद तू इस बच्चे के आसपास भी दिखा तो सीधे पुलिस में दिलवा दूंगा। मेहनत करने वालों को डराने की आदत छोड़ दे। ढाबे वाला डर और गुस्से में दांत पीसता हुआ वहां से चला गया। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं, सम्मान और उम्मीद के थे। शायद माँ पिताजी आज भी कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। रात अब और गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंड इतनी तेज थी कि आग की राख भी ठंडी पड़ने लगी थी। राजू अपनी पुरानी चादर में लिपटा थकान से बेसुध सो रहा था। उधर कुछ दूरी पर ढाबे वाला महीमन अपने ढाबे पर बैठा था। दुकान खाली पड़ी थी, चूल्हा बुझा हुआ था और मन में जलन की आग धधक रही थी।
इस राजू की वजह से मेरा ढाबा चौपट हो गया। अगर मैंने उस दिन इसे थोड़े पैसे न दिए होते तो आज ये मेरे ढाबे के सामने ये मिट्टी का ढाबा खोलकर बैठा ही न होता। लोग मेरी दुकान छोड़कर उसके पास जा रहे हैं। एक अनाथ बच्चा और इतना नाम। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। आज अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कल मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। वो राजू के पास पहुंचा, उसके सोते हुए चेहरे को देखा और एक पल के लिए रुका। सो ले राजू, आज चैन की नींद सो ले। कल सुबह देखूंगा कि तेरी रोटी कौन खाता है। उसने चोरी छिपे राजू के सामान के पास कुछ गलत करने की कोशिश की और तेजी से वहां से चला गया। कल सुबह जो भी तेरी रोटी खाएगा वही तुझे बदनाम करेगा। लोग खुद तुझे दोष देंगे और मैं दूर खड़ा तमाशा देखूंगा। अगली सुबह ठंडी हवा के साथ शुरू हुई। राजू रोज की तरह पूरे प्यार और मेहनत से रोटियां बना रहा था। कुछ लोग आकर उसके ढाबे पर बैठ गए और खाना खाने लगे। जैसे ही एक दो कौर मुंह में गए, उनके चेहरे बदल गए। अरे राजू, तूने इसमें क्या मिला दिया है? ये तो बहुत कड़वा है। ऐसा लग रहा है जैसे जहर हो। नहीं साहब, मैं तो रोज जैसा बनाता हूँ वैसा ही बनाया है। मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है। इतने में भीड़ को चीरता हुआ ढाबे वाला महिमन वहां आ पहुंचा। अरे, मैं तो पहले से ही कह रहा था इसके ढाबे पर मत खाओ। न इसके पास कोई प्रमाण है न कोई जांच, फिर भी लोग आंख बंद करके यहाँ खाना खा रहे हैं। मेरा खाना भले थोड़ा कम स्वादिष्ट हो, लेकिन कम से कम किसी की जान के लिए खतरा तो नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। इस खाने का स्वाद बहुत अजीब है। मुझे तो अभी किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझे लगता है मेरे साथ किसी ने साजिश की है। अब ज्यादा चालाकी मत दिखा राजू, सबको सब समझ आ गया है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई राजू को कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन एक एक करके सब उठने लगे। देखते ही देखते उसका ढाबा खाली हो गया। रात हो चुकी थी। ठंड अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन राजू की आंखों में हार नहीं थी। वो खाली ढाबे के सामने बैठा आग की ओर देख रहा था। आज सब चले गए। किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। माँ, पिताजी, आपने मुझे हिम्मत करना सिखाया है। तभी ठंडी हवा को चीरता हुआ गांव का वही अमीर इंसान तेज कदमों से राजू के पास पहुंचा। उसके हाथ में आटे की थैली थी। अरे राजू, बैठा क्या है? देख, मैं आटा लेकर आया हूँ। जल्दी से इससे भी खाना बना दे। साहब, आज सुबह मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। लोग मुझ पर शक करने लगे हैं। अरे छोड़ उन बातों को। ये मत सोचना कि तेरा आटा खराब होता है। तेरा आटा भी अच्छा है, तेरा खाना भी। बस आज मेरी पत्नी ने कहा था उसी बच्चे के हाथ का खाना लाना जिसके खाने में मेहनत बोलती है। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। राजू ने उसी रात ठंड में बैठकर रोटियां बनाई, सब्जी तैयार की और आदर से सेठ को परोस दी। सेठ ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह राजू, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं अपनी पत्नी को जाकर बताऊंगा। बात आटे की नहीं होती, बात मेहनत की होती है। अजीब बात है, सेठ जी को तो खाने में नमक भी नहीं लगा, फिर भी उन्हें कोई शिकायत नहीं हुई। अगर सब लोग ऐसे ही समझदार होते। चलो, जो हुआ सो हुआ। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से कुछ ढंग से खाया नहीं। राजू ने दोपहर की बची हुई रोटी उठाई और जैसे ही खाई, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने पेट पर हाथ रख लिया। अरे, मेरे पेट में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? माँ, पिताजी, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांसें साथ छोड़ रही है। इतना कहते कहते राजू पीछे गिर पड़ता है। सुबह होते ही गांव का वही अमीर इंसान तेज कदमों से राजू के ढाबे की ओर आया। ठंड अब भी थी, लेकिन सूरज निकल चुका था। अरे राजू, अभी तक सो रहा है क्या? उठा क्यों नहीं? अरे ये क्या? राजू जमीन पर निश्चल पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकला हुआ था। चेहरा पीला पड़ चुका था। नहीं,
ये ठंड से नहीं मरा, ये किसी की साजिश है। किसी ने इस बच्चे को मारा है। तू चिंता मत कर राजू, अगर इंसाफ नाम की कोई चीज इस दुनिया में है तो मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ढाबे की जांच की, आटा देखा, बर्तन देखे। ये साफ है, आटे में किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी की है, ये हादसा नहीं है। मुझे पता है कौन कर सकता है ये। चलिए मेरे साथ। पुलिस और अमीर सीधे ढाबे वाले महीमन के ढाबे पर पहुंचे। महीमन, हमें सब पता चल गया है। राजू के आटे में जो जहर मिला था उस पर तुम्हारे हाथों के निशान मिले हैं। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। ज्यादा सफाई देने की कोशिश मत कर, सच्चाई हमारे सामने है। साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस उसका नाम खराब करना चाहता था। लेकिन वो बच्चा बहुत छोटा था, उस पर जल्दी असर हो गया। तूने उसकी मेहनत से जलकर उसकी जिंदगी छीन ली। एक अनाथ बच्चे से भी तुझे डर लगने लगा था। पुलिस ने ढाबे वाले को हथकड़ी लगाई और ले गई। उसी जगह जहां राजू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाता था, अमीर इंसान ने एक छोटा लेकिन पक्का ढाबा खुलवाया। उस ढाबे पर एक बोर्ड लगा था। राजू, तू आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन तेरा ढाबा आज पूरे गांव में मशहूर हो रहा है। लोग अब सिर्फ खाना नहीं